हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से आप सभी को दिल से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हम आपके समक्ष पेश कर रहे हैं यूपीएससी डिस्क्रिप्टिव सेगमेंट। इससे पहले कि ये सेगमेंट हम आपके समक्ष पेश करें, हम आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देंगे आपके उस सपोर्ट के लिए जिसके जरिए पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम एडिटोरियल, माइंड मैप्स, डिस्क्रिप्टिव सेगमेंट्स, क्वेश्चन आंसर्स, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जैसे कठिन से कठिन इंग्लिश सेगमेंट्स को हिंदी में ट्रांसलेट करने में सफल हो पाती है। आपका सपोर्ट ही है जो पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम को यह ताकत देता है। दोस्तों, वो आपका ही सपोर्ट है जिसके जरिए हम अपने कंटेंट्स को ऐसे लोगों तक पहुंचा पाते हैं जो लोग इंटरनेट फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पाते हैं। और साथ में दोस्तों, वो आप भी हैं जो हमारे कंटेंट्स को सुनते हैं और बहुत ही शिद्दत से इसका लाभ भी उठाते हैं, इसे सराहते भी हैं। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ शुरू करते हैं हम अपना ये सेगमेंट। क्वेश्चन है, भारत में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीय पैटर्न को बदलने वाले जिम्मेदार कारकों की विवेचना कीजिए। ये तो हो गया क्वेश्चन और इसका आंसर आपको लिखना है 150 वर्ड्स में, ठीक है। अब देखो, पहली हेडिंग है भूमिका। सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे बड़ा संगठित उद्योग है। पिछले 4 दशकों में इस उद्योग में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। औद्योगिक पूंजी का लगभग 16% और देश का लगभग 20% श्रम इस उद्योग में लगा हुआ है। अब है विस्तार, नेक्स्ट हेडिंग है, ठीक है। प्रारंभ में इस उद्योग का प्रसार करने वाले सभी कारक कच्चे माल की आपूर्ति के स्रोतों पर निर्भर हुआ करते थे, परंतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ इन कारकों में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं और इन्हीं पर उद्योगों का स्थान निर्भर करता है। कम श्रम लागत, सरकारी सब्सिडी, सिंचाई, बंदरगाहों की निकटता आदि जैसे कारकों ने सूती वस्त्र उद्योग का प्रसार किया। ठीक, यहां पे 4 कारक आ गए। अब देखो, नेक्स्ट हेडिंग है 1920 से पहले की स्थिति। ठीक, चलिए इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं। परंपरागत रूप से भारत में सूती वस्त्र उद्योग काफी हद तक गुजरात के सूरत और महाराष्ट्र के मुंबई जैसे कपास उगाने वाले क्षेत्रों तक ही सीमित था। इन क्षेत्रों में बाजार की कपास के खेत से नजदीकी, पूंजी सुविधा, सस्ते श्रम, बंदरगाह की सुविधा और कपास के अनुकूल आर्द्र जलवायु के फायदे थे। परंतु यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि कपास ऐसी हल्की सामग्री है जिसमें कृत्रिम रूप से नमी पैदा की जा सकती है। साथ ही कपास उत्पादन के दौरान इस फसल के वजन को कम करने वाले ऐसे तकनीक का पता अभी तक नहीं लगाया जा सका है। अतः बदलते वक्त के साथ ये आवश्यक नहीं रह गया है कि सूती वस्त्र बनाने का कारखाना सिर्फ ऐसे क्षेत्रों के निकट हो जहां से कच्चा माल लाना स्वयं के लिए सुविधाजनक हो। अतः सस्ते श्रमिकों तथा जल और रंगाई के लिए ऊर्जा की आपूर्ति के साथ कपास का उत्पादन कहीं भी किया जा सकता है। अब देखो, नेक्स्ट हेडिंग है 1920 के बाद की स्थिति। ठीक, वर्ष 1921 से इस उद्योग का प्रसार तेजी से होने लगा। इस दौरान रेलवे लाइनें प्राय द्वीपीय क्षेत्रों में प्रवेश करने लगी थीं। धीरे धीरे
ये उद्योग कई छोटे और बड़े शहरों की ओर स्थानांतरित हो गया। उदाहरण के लिए कोयंबटूर, मदुराई, बैंगलोर, नागपुर, इंदौर, शोलापुर, वडोदरा, जोधपुर, जयपुर, अमृतसर आदि। उस समय ये महसूस किया गया कि ये सारे शहर कपास उत्पादन के मुख्य केंद्रों की तुलना में कच्चे माल, बाजार और श्रम के लिए अधिक अनुकूल रहे। यह उद्योग कुछ अतिरिक्त लाभ के साथ अन्य स्थानों पर भी पहुंचा, जैसे कोयले को नागपुर में आसानी से प्राप्त किए जाने के कारण इस उद्योग के लिए यह स्थान उपयुक्त माना गया। कानपुर में वित्तीय सुविधाओं की अधिकता के कारण इस उद्योग ने यहां भी अपनी पैठ बनाई। इसके अतिरिक्त कोलकाता में बंदरगाहों की सुविधाओं के साथ साथ बाजार के विस्तार की अनेकों अवसर प्राप्त होने के कारण इस उद्योग की तरक्की के लिए इस स्थान को उचित स्थान का दर्जा पाने का गौरव मिला। सूती वस्त्र उद्योग के प्रसार को पनबिजली के विकास के साथ आगे बढ़ाया गया। कोयंबटूर, मदुरै और तिरुनेलवेली में इस उद्योग का विकास मुख्य रूप से पखारा बांध से पनबिजली की उपलब्धता के कारण ही संभव हो सका है। पकारा बांध, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हेडिंग है स्वतंत्रता के बाद की स्थिति। स्वतंत्रता के बाद सूती वस्त्र उद्योग अधिक श्रम लागत वाले क्षेत्रों से कम श्रम लागत वाले क्षेत्रों की ओर स्थानांतरित कर दिया गया। श्रम लागत ने मदुरै, तिरुनेलवेली और कोयंबटूर में इस उद्योग को स्थापित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरकारी प्रोत्साहन, नेक्स्ट हेडिंग है ये, ठीक है। सरकारी प्रोत्साहन। हथकरघा उद्योग अत्यधिक श्रम प्रधान माना जाता है, जो गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने व महिला सशक्तिकरण हेतु फायदेमंद है। इसलिए सरकार उन्हें एकीकृत ग्राम हथकरघा विकास योजना और राष्ट्रीय रेशम योजना जैसी स्कीम के जरिए सहायता प्रदान करती है। हथकरघा क्षेत्र 65 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देता है और कुल वस्त्र निर्माण का 15% योगदान इस क्षेत्र से ही आता है। हथकरघा उद्योग से निर्मित वस्त्रों का वितरण व्यापक रूप से पूरे देश में किया जाता है। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मणिपुर और असम में ऐसे वस्त्रों के उत्पादन की क्षमता 50% है। ठीक दोस्तों, अब आ गया है निष्कर्ष। सूती वस्त्र क्षेत्र देश के अधिकतर लोगों के लिए रोजगार के नए नए अवसर पैदा करने के साथ साथ रोजगार सृजन के संकट को हरने की क्षमता भी रखता है। इसलिए सरकार के लिए ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि वो प्रभावी नीतियों के जरिए इस उद्योग की उन्नति को गति दे, जो इस उद्योग के अनुकूल हों। ठीक है, ऐसी नीतियां सरकार बनाए जो इस उद्योग के अनुकूल हों। कहने का मतलब ये हुआ। तो दोस्तों, इसी पॉइंट के साथ हमारा ये सेगमेंट यहीं पे खत्म हो गया। लेकिन फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट आपसे यही रहेगा कि आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दोस्तों, इसी रिक्वेस्ट के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी के उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिस कोशिश के जरिए आप सभी लोग अपने जैसे लोगों के लिए बहुत अच्छे और नए नए तरीके के काम करते हैं और उन्हें सशक्त बनाते हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ हम
पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से आप सभी पर गर्व करते हुए आप सभी को दिल से कहना चाहेंगे प्यार भरा नमस्कार। Finish.